Assalamualaikum class, and I'm just going to tell you about the excretion. तो क्लास आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ बताया था। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम सेकंड चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। तो हम एक्सक्रीशन के साथ डील कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सक्रीशन यानी आप ऐसी चीज़ें जो आप अपने जिस्म से खारिज करते हैं उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा एक्सक्रीशन के बारे में ये बात बताई है कि ऐसी चीज़ें जो आप अपने जिस्म से बाहर करते हैं, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो ऐसी चीज़ हो जो आप जिस्म से खाने के बाद बाहर करते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का अपना एक अमल है। तो हम आपको आज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। All the organisms carry out hundreds of reactions in their body, although with altogether are known as metabolism. The metabolism can be greatly divided into two types, the catabolism and the anabolism. The catabolism is breaking down of complex organic molecules into the simpler compounds in order to obtain energy which is utilized for performance of various activities in life. Catabolic reaction: carbohydrates, proteins, lipids are broken down or oxidized through the enzymatic reaction step by step to generate the chemical energy in form of ATP. नाउ क्लास मैं आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगी। कैटाबॉलिज्म, अगर आप कुछ खुराक लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी कुछ खाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप जब फूड खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म नाम की चीज़ आपने 7th या 8th क्लास में सुनी है। मेटाबॉलिज्म यानी फूड का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो सब टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म की ही टाइप्स हैं। इसको बताया है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म फूड टूट जाता है और कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। Catabolism is the breaking of complex organic molecules into simpler compounds in order to obtain their energy which is utilized for the performance of activities in life. इसमें कैटाबॉलिज्म के बारे में बताया है। कैटाबॉलिज्म जब छोटे छोटे ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग कहते हैं जब छोटे छोटे सारे जिस्म की खारिज करदा कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस सेल में न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस और ये जब अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करेगा तो वो छोटे छोटे ज़र्रों की सूरत में आएगा और वो छोटे छोटे ज़र्रे एक बड़ा सा एक गोला सा बना लेते हैं। तो वो जब ये बन जाते हैं तो इसका मतलब छोटे छोटे ज़र्रे मिलके ये बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और दूसरे जो बड़े बड़े छोटी छोटी चीज़ें, जब बड़ी चीज़ें बना रहे होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जब बनाई जाती हैं या खुराक में एक जगह पे स्टोर की जाती है तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म इसी के बरअक्स, जब स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जब यही बड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में खुराक यानी फूड एक बड़ा सा निवाला लिया है और जब वो आपके जिस्म में जाता है तो आप अपने मुंह से चबाते हैं। ये प्रोसेस एनाबॉलिज्म का नहीं है। लेकिन जब आपका जिस्म, जब आप खा रहे होते तो आपको जो एक एक ज़र्रा है वो उसकी प्रोटीन्स चूस लिए जाते हैं। तो वो जब चूस लिए जाते हैं तो एनाबॉलिज्म इसी चीज़ का काम करते हैं। तो इस टाइम ये बड़ा सा निवाला छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया है और अब ये एक छोटे छोटे निवाले का एक टुकड़ा भी और छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो एक एक सेल को खुराक फराहम कर सके। ये बहुत ज़रूरी अमल है। इसलिए मैं आपको
इसलिए मैं आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में बता रही थी। तो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन के बारे में इधर बताया है। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना। प्रोटीन्स एंड ऑक्सीजन, CO2 H2O NH3 एनर्जी। लिपिड्स प्लस ऑक्सीजन। ओके, इसमें यहाँ पे एक प्रोसेस बताया है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का खारिज इस तरीके से होता है आपके जिस्म से, जब आप अपने जिस्म से सारा हदूद या सारी वेस्ट प्रोडक्ट जिस्म से बाहर करते हैं, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स रहते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट में क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान खुराक ले रहा है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन एक साथ देते हैं, यानी अगर आपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स लिया और ऑक्सीजन लिया तो वो आपको डाइजेस्ट होने के बाद इस फॉर्म में इस फॉर्म में मिलेगा, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी किस तरीके से, अगर आप खुराक लेंगे तो आप ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा खुराक उतना ज़्यादा काम। ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप ये खाएंगे तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट इस तरीके से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हर अमल में आपको नज़र आ रही है। लिपिड्स हम फैट्स को कहते हैं, प्रोटीन्स हम ऐसी ठोस ग़िज़ा को कहते हैं जो आप डायरेक्टली लेते हैं। इसीलिए खुराक जब आप हज़म करते हैं तो वो इस सूरत में चेंज हो जाती है। एक बात याद रखिए कि आप अगर जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, और जब आपकी एनर्जी उस चीज़ की एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, आप उसको काम में ले आते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी जिस्म से खारिज हो जाती है। इसके अलावा by looking the above reaction you can know that the carbon dioxide, water and ammonia are formed in these reactions. They are rearranged as waste and sulfurous products because they are not utilized in the body of organism. In the expectation of plants which can use CO2 for photosynthesis, these waste products must be removed from the body as soon as possible because these are toxic poisonous for the cells. If they accumulate in the bodies of organisms, the CO2 is not removed quickly, can lead to lowering of pH, which can be dangerous for life. Ammonia is even more toxic than CO2. It should be quickly removed from the body or converted into less toxic material. But even then, less toxic material like urea and uric acid is eliminated from bodies of organism. इसके अंदर आपको प्लांट्स के बारे में बताया है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स और एक और चीज़ सनलाइट के ज़रिए ये सब अमल में आता है। एक बात याद रखिए कि इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और रिजल्ट में इस टाइम प्लांट खारिज कर रहा है, ये इसकी खुराक है प्लांट की सनलाइट के दौरान, और बदले में ये C6H12O6 सुक्रोज और ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। इसी तरीके से जैसे ही प्लांट की खुराक ये है तो वो बदले में एक प्लांट बदले में एनवायरनमेंट में, यानी कि ये फलों के अंदर ये खारिज करता है और O2 हवा में खारिज करता है। इसी तरीके से हम लोग भी यूरिया, यूरिक एसिड और सारा गंदा मवाद अपने जिस्म से बाहर करने की कोशिश करते हैं। The concentration of water in the tissue fluid of mammals is maintained within the range of 97 to 99%, और
a mean of 98%. Similarly, the amount of water in the blood is regulated about 92. If water exceeds this level, then collects in the tissue, causing dropsy. If the concentration of H2O falls below the normal line, it can cause dehydration of body, and waste products are actually metabolic byproducts have therefore to be eliminated from bodies of living organisms. The process of removing of waste product from the body is known as excretion. इसमें ये बात की है कि 97 से 99% और 98% वाटर जो है 92%, मतलब इसमें ये बताया है कि टिश्यू के अंदर, हर टिश्यू के अंदर एक मखसूस अमाउंट ऑफ पानी वाटर पाया जाता है, और वो पानी हम भी प्लांट्स भी अपने जिस्म से खारिज करते हैं। आपने शबनम के कतरे देखे होंगे, और अक्सर ज़्यादा पानी की वजह से जब आपको हाजत महसूस होती है तो आप एक जगह पे नहीं, आप एक जगह आप अपने जिस्म से वो सारा मवाद खारिज कर देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। इसके अलावा एक्चुअली मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स देयरफॉर to be eliminated from the bodies of living organisms. The process of removing of waste product from the body is known as excretion. अगर आप अपने जिस्म से गंदा मवाद खारिज करेंगे, और खारिज करने का प्रोसेस, जो खारिज करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो क्लास मैं आपको एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स बताऊंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन द मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। जनरली देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड सिस्टम फॉर द प्लांट्स एक्सक्रीशन, सो द अनवांटेड मेटाबॉलिज्म मे बी secreted from intracellular spaces. Excreting system of plants responsible directly makes possible the ready diffusion of respiratory CO2 into the surrounding, the water or atmosphere. In some plants, the waste and metabolites may be unnecessary substance, may be deposited in leaves and seed fruit, which may be shed uneasily, carry themselves, accumulate. The unnecessary substance can be noted. The assimilation is purely the secondary, the true response of लीफ फॉल, सीड, फ्रूट डिस्पर्सल। ओके क्लास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी तरीके से इसमें ये बात बताई है कि हम प्लांट्स अपने जिस्म से क्या कुछ खारिज करते हैं। इसमें ये बात बताया है कि आपने लीफ के बारे में सुना होगा। लीफ पत्ते को कहते हैं। जब खिज़ां का मौसम होता है तो लीफ खिज़ां के मौसम में झड़ जाते हैं पीले होके, तो ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वो गंदगी है जो वो अपने जिस्म से खारिज करते हैं साल में एक दफ़ा। दूसरा ये कि अक्सर इंट्रासेलुलर इनका स्पेसेस, इनके पास कोई एक्स्ट्रा डेफिशिएंट सिस्टम नहीं है, एक्स्ट्रा डेफिशिएंट कोई वो नहीं है। एक लीफ के पास इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। मैंने आपको इंट्रासेलुलर स्पेसेस पहले भी बताया था कि एक सेल के दरमियान में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं वो इनके खारिज करने का ऑर्गन है। वैसे तो एक प्लांट के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे खारिज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दी गई है, वो है excretion in plant is possible just because of one thing, and that is इंट्रासेलुलर स्पेसेस। इंट्रासेलुलर स्पेसेस में से पानी बाहर खारिज होता है और शबनम के कतरों की सूरत में नज़र आता है, तो वो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा आपको एक और वेस्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल इसमें ये दी है कि C6H12 ग्लूकोज जो प्लांट खारिज करता है वो फलों में डाल देता है। फल एक तरह से थैलियाँ हैं जो 24 घंटे एक प्लांट में मुहैया है, और वो पैकेट्स चीनी
चीनी, सारी मिठास एक सेब में या एक अनार में या एक फल में डाल के सारे जिस्म से वो चीज़ खारिज कर देती है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। Carbon dioxide is produced as a result of respiration. As a process of respiration takes place continuously in all the living cells, CO2 is produced continuously and discharged through a stomata or lenticles. इसमें ये बात बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, मतलब इसमें ये बताया है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सुबह के टाइम प्लांट्स अंदर लेते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के बारे में भी मैं आपको इसी टॉपिक में बताऊंगी। As the process takes place continuously in all the living cells, CO2 is produced continuously and discharged through the stomata lenticles. On the contrary, oxygen O2 is released only during the daytime because byproducts of process of photosynthesis CO2 thus produced during daytime by the chlorophyll cells in photosynthesis. Only a small quantity of oxygen is produced during the photosynthesis is used for respiration. Excess of oxygen is released from leaves through the stomata. At night, photosynthesis stops. Atmospheric O2 is used for respiration in the plants. CO2 is involved as byproduct. क्लास इसके अंदर आप सब कुछ गौर से सुने। नाइट टाइम, रात के टाइम एंड डे टाइम प्लांट्स O2 खारिज करते हैं, बाहर निकालते हैं, और रात के टाइम CO2 बाहर निकालते हैं। वजह यह है कि सूरज की रोशनी की वजह से रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे दिन में इसके पास जमा होती है वो बाहर निकाल देती है, ताकि खारिज कर देती है ताकि एक मॉडरेट इन्वायरमेंट मिल सके। इसके साथ साथ ये CO2 बाहर निकालता है, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ CO2 बाहर निकलता है रात के टाइम और दिन के टाइम O2 बाहर निकलता है। क्लास इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल रात के टाइम रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है प्लांट्स की तरफ से। Water is one of the major basic need of plant. The water in the plants is used for photosynthesis, for transpiration, carry out many other functions like transportation of different materials in the plants. Obtain water largely from soil, whereas a small percentage of it is provided as a result of respiration. The excess water is removed in form of water vapor by the process of transpiration. Sometimes the removal of excess of water takes place by guttation. For example, in cabbage and potato, the strawberry droplets, etc. Droplets of excess water similar to the drops often prepare in the tips of margins of leaves, enlarge the drop of latter. This way, the such plants, few grasses get rid of the excess water. इसमें ये बात बताई है कि पानी एक तो इंट्रासेलुलर स्पेसिस के जरिए आपको सुबह के टाइम पत्ते की ऊपरी सतह पे मौजूद मिलता है, लेकिन इस बार आप ये बात याद रखें कि आपको एक प्रोसेस यहाँ पे अलग से बताया है। अक्सर जूसी प्लांट जैसे ग्रेप्स और पोटैटो और कैबेज और इस तरह के जूसी प्लांट्स जो होते हैं, जूसी फ्रूट्स जो होते हैं, तो अक्सर प्लांट्स अपने जिस्म का एक्स्ट्रा वाटर खारिज करने के लिए एक तरीके से फलों का सहारा लेते हैं, ताकि सारा का सारा गंद उनके जिस्म से बाहर निकल सके, जो वो उनके लिए अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी है। तरबूज के अंदर भी ये एग्जांपल आम तौर पे पाई जाती है कि उसके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है, जो उसके पौधे के लिए गैर ज़रूरी है। Latex and resins and gums. In some plants, products like latex, resins, gums are excreted in special canals or ducts present in the plant body. Such products are not ordinarily excreted from the plants, but they
but they trickle out, leak slowly off the plant. Some part of its damage due to its unique behavior. Some scientists are also reluctant, reluctant to regard them as waste products of plants. The common example of latex producing plants is a rubber plant. Pines normally secrete resins, and gums are selected by Asia arabica kikar, and mucilage is secreted by यूकुलिटस, लेडी फिंगर एंड हिबिस्कस। इसमें ये बात बताई है, लैरिक्स, गम्स एंड रीजन्स के बारे में बात बताई है कि प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ पाई जाती है, लचकदार। आपने भिंडी खाई होगी, भिंडी के अंदर लचकदार चिपचिपी सी चीज़ पाई जाती है। अक्सर लैरिक्स, गम्स और रीजन्स, यानी लैरिक्स जो छाल और फाइब्रस जैसी चीज़ें जो भिंडी और स्पेशल सब्जियों के अंदर पाई जाती है, वो भी लैरिक्स, गम्स एंड रीजन्स के फॉर्म में खारिज होती हैं। आपने गोंद को देखा होगा जो दरख्त के कोने में उग रही होती है। गोंद जो है वो भी गम के फॉर्म में आपको आसानी से मुहैया होती है और वो एक तरीके से इलाज में भी काम आती है। तो ये एक तरह का ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है जो वो खारिज करता है, जो जिसकी उसे ज़रूरत नहीं। अब क्लास आज के लेक्चर में मैंने सब कुछ प्लांट के बारे में और एक इंट्रोडक्शन एक्सक्रीशन के बारे में, जो हम में जो निज़ाम है उसके बारे में बताया। अगले मेरे लेक्चर में मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के ऊपर, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के ऊपर मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है। आई होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।